हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा क्लास जो 8th है उसकी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे यहाँ तक खनिज और शक्ति संसाधन। हमने स्टार्टिंग की थी संसाधन से। देन हमने पढ़ा था भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव संसाधन। ये कौन से संसाधन है आपको पता होगा? प्राकृतिक संसाधन। संसाधन के दो टाइप थे, हमने पढ़े थे प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव खुद भी एक संसाधन था। तो ये प्राकृतिक संसाधन का एक टाइप है जो अध्याय 2 में हमने पढ़ा। अध्याय 3 में पढ़ा था खनिज और शक्ति संसाधन। ये सब भी हम पढ़ चुके थे, लास्ट चैप्टर में आपने देखा होगा, डिटेल में हमने पढ़ा था। अभी जो आज का चैप्टर रहेगा वो रहेगा कृषि, एग्रीकल्चर। तो आज हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये अपना क्लास 8th की बुक का चैप्टर नंबर 4 जो कि है कृषि। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। ठीक है, ये 3 बच्चे हैं, एक गांव से गुजर रहे हैं, 1 2 3। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। ठीक है, उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। तो वो किसान जो है वो किसकी बुवाई करना चाह रहा है? गेहूं की। उसके लिए खेत में वो क्या कर रहा है? जुताई कर रहा है और खाद जो है वो अभी डाल रहा है अपने खेत में। खाद क्यों डाला जाता है बच्चों? आप जानते होंगे, खाद डाला जाता है खेत को उपजाऊ बनाने के लिए। ठीक, और जो गेहूं होता है उसको मंडी में बेचा जाता है और वहां से गेहूं से आटा बना के और उसको कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाए जाते हैं। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल हैं। ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाएं। यानी कि पौधे से क्या बना? उत्पाद, परिष्कृत उत्पाद। पौधा था गेहूं का, जैसे कि पौधा बात करें तो गेहूं का था, उससे गेहूं मिला और गेहूं से फिर बाद में कारखाने में जाके क्या मिल बन गया? डबल रोटी। तो ये कहलाएगा डबल रोटी परिष्कृत उत्पाद, यानी फाइनल प्रोडक्ट। और हमारे पास क्या था? गेहूं। तो इसमें 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जो कि प्राथमिक होंगी, द्वितीयक और तृतीयक। 3 प्रकार की ये कौन सी क्रियाएं? आर्थिक। तीनों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो बच्चों, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, जैसे कि कृषि, मछली पालन और संग्रहण। यानी कि वो क्रियाएं जिनका जो डायरेक्ट संबंध होता है वो नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनसे होता है, उनके उत्पादन से और उनके निष्कर्षण से। जैसे कि कृषि है, कृषि में हम डायरेक्ट नेचर से जुड़े हुए हैं। उसमें जो भी चीज़ें नेचुरल जो पैदा हो रही हैं वो उसको हम कृषि करते हैं, उसके जो उत्पाद हैं वो हमें नेचुरल से मिलते हैं। मत्स्य जैसे मछली पालन है तो वो भी क्या है? प्राथमिक क्रिया है। संग्रहण, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, ये भी क्या है? प्राथमिक क्रिया है। और द्वितीय जो क्रियाएं होती है बच्चों, उसमें क्या होता है? संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। यानी द्वितीय क्रिया में क्या किया जाता है? जो संसाधन है उनका प्रसंस्करण किया जाता है। जैसे कि जैसे लोहा का अयस्क है, उससे क्या बनाया हमने? इस्पात बना दिया, डबल रोटी पकाई, कपड़ा बना। ये सब इन्हीं क्रियाओं के उदाहरण है। यानी प्राकृतिक क्रियाओं से प्राकृतिक संसाधनों को किस में कन्वर्ट करना? मानव निर्मित संसाधन में। वो आ जाता है द्वितीय क्रियाओं के अंदर। और जो तृतीय क्रियाएं होती हैं बच्चों, वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। जैसे यातायात, ये क्या होगा? सेवाएं देती हैं। यातायात सेवा, व्यापार सेवा, बैंकिंग हो गई, बीमा हो गया, विज्ञापन, ये सब किसमें आ गए बच्चों? तृतीय क्रियाएं। तो आपने जाना प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? जिनका संबंध नेचर से होता है, नेचुरल रिसोर्सेज से होता है, प्राकृतिक संसाधनों से डायरेक्टली उनके उत्पादन से संबंध होता है, वो प्राथमिक क्रिया। और वह क्रियाएं जिनके द्वारा हम प्राथमिक संसाधनों को मानव निर्मित संसाधनों में चेंज कर पाते हैं, वो क्रियाएं कहलाती हैं द्वितीय क्रियाएं। और अपनी तृतीय क्रियाएं हो जाएंगी जो कि इन जो भी हमारे ये जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाएं इनको क्या करती है? सेवा सहयोग प्रदान करती है। जैसे यातायात, अगर यातायात नहीं होगा तो आप अपने गेहूं को मंडियों तक कैसे पहुंचा पाओगे? तो ये सब चीजें, बैंकिंग, आपको बैंक से लोन मिल रहा है, बीमा कराया जाता है फसलों का, ये सब क्या है बच्चों? तृतीय क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। आप बताइए कृषि है कि नहीं? फसल, फलों, सब्जियों और फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। ये सारी की सारी क्या है? नेचर से जुड़ी हुई चीजें। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। यानी वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड की, तो उसमें 50% लोग अभी भी किससे जुड़े हुए हैं? खेती वाली क्रिया से। और भारत की बच्चों बात करें तो 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। 2/3 का मतलब हो जाएगा आपका 66%। यानी 66.6% आपकी जनसंख्या अभी भी भारत में खेती करती है। यानी कि हर भारत में अभी भी 100 में से आपके 66 लोग क्या करते हैं बच्चों? खेती पे निर्भर है, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा,
इस स्थलाकृति का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आपका पठार है कि मैदान है, क्या है, मृदा यानी मिट्टी, जलवायु, ये कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है यानी जरूरी है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वो कौन सी भूमि कहलाती है बच्चों? कृषिगत भूमि। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। सही बात है। कृषि कहाँ पे होगी बच्चों? आप बंजर जमीन में थोड़ी ना कृषि करोगे, ठीक है, पहाड़ी इलाके में थोड़ी ना कृषि हो पाएगी, ठीक है, रेगिस्तान में नहीं हो पाएगी। तो कृषि कहाँ पे हो पाती है बच्चों? जहाँ पे उसके लिए अनुकूल क्या होता है? जलवायु, मिट्टी, ये सब उपलब्ध होती है, ठीक है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में कृषिगत भूमि आप देख रहे हो, पूरा का पूरा क्षेत्र ये कृषि का है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र किसी देश में यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ पे यूएसए में खेती हो रही है, तो जो जो वहाँ पे अनुकूल जलवायु होगी वहीं पे क्या होगी? खेती होगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ देख रहे हो आप नीचे की साइड में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में। अब बात करते हैं बच्चों एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता है कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती कहते हैं। सही बात है। मृदा की जुताई करते हो, फसलों को उगाते हो आप, और पशुपालन, ये सब क्या किसके अंदर आ जाते हैं बच्चों? खेती के अंदर। बात करें जैसे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है रेशम का उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। आप जानते हैं रेशम के कपड़े बहुत महंगे बिकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। तो रेशम के कीटों से किसका पालन किया जाता है? रेशम का। और यह कृषक की आयु में पूरक हो सकता है, मतलब कृषक की आय को और भी बढ़ा देता है। अगला बात करते हैं पिसीकल्चर। पिसीकल्चर होता है मत्स्य पालन यानी मछली पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों में आजकल क्या होता है बच्चों? मत्स्य पालन होने लगा है। बीटीकल्चर, बीटीकल्चर हो गया द्राक्षा कृषि यानी अंगूरों की खेती। अंगूरों की खेती को बच्चों क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बीटीकल्चर। और हॉर्टिकल्चर हो जाता है उद्यान कृषि, जिसमें आपके आ जाएंगे वाणिज्यिक उद्योगों के लिए कृषि, फूल और फलों को उगाना। ये सब किसके अंदर आ जाता है? आपका हॉर्टिकल्चर के अंदर। तो ये कृषि के टाइप है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कृषि तंत्र की। कृषि तंत्र ये कैसी क्रिया है बच्चों? प्राथमिक। आपको याद है ना, प्राथमिक क्रिया है, ठीक। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। सही बात है। बीज नहीं होगा तो खेती कहाँ से होगी? खाद नहीं डालोगे तो खेती नहीं होगी, मशीनरी नहीं है आजकल तो भी खेती नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है श्रमिक। खेती में श्रमिक की बहुत जरूरत होती है, श्रम की बहुत जरूरत होती है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, ये सब इसकी संक्रियाएं हैं। इन तंत्रों के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद भी आते हैं। यानी फसल भी हो जाएगी, ऊन क्योंकि पशुपालन कर रहे हो तो ऊन भी मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट भी हो जाएंगे, और कुक्कुट यानी कि मुर्गा पालन टाइप का भी हो जाएगा आपका, ठीक है। निवेश, जैसे कि आपका क्या क्या कृषि में निवेश करना पड़ता है? आपको ट्रैक्टरी, मशीनरी के लिए करना पड़ेगा, बीजों के लिए, रसायनों के लिए। यहाँ पे किसान को आप देख रहे हो जुताई, बुवाई, छिड़काव कर रहा है, और लास्ट में आपको क्या मिलता है बच्चों? फसल मिलती है। ये हो जाएगा निर्गत, यानी कि क्या मिल रहा है आपको? प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। भौतिक निवेश की बात करें तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, वर्षा चाहिए, तापमान अच्छा चाहिए, मृदा चाहिए, ढाल चाहिए, ठीक है। मानवीय निवेश करें तो ये मानव खुद अपना भंडारण कर रहा है, मतलब चीजों का भंडारण करेगा। श्रम चाहिए मानव का, मशीनरी चाहिए, और रसायन। ये सब क्या है? भौतिकीय और मानवीय निवेशों की बात की। अब बात करते हैं कृषि के प्रकार। तो बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा वो कृषि के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि कृषि के कितने प्रकार होते हैं। देखो बच्चों, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, जैसे कि भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये हो जाएंगे निर्वाह कृषि और एक हो जाएगी वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। यानी कि निर्वाह की कृषि का मतलब हो जाएगा कि अपने पेट पालन के लिए, सिंपली निर्वाह कृषि, निर्वाह करने के लिए। और वाणिज्यिक का मतलब होता है कि आप किसके लिए कर रहे हो? कमर्शियल प्रोडक्ट, कमर्शियल के लिए कर रहे हो, मतलब एक तरह से व्यापार के लिए वाणिज्यिक कृषि कर रहे हो। बात करें निर्वाह कृषि की तो इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी निर्वाह कृषि में क्या होता है कि कृषक जो होता है, किसान, वो अपने परिवार की आवश्यकता के लिए, जैसे मान लो कि गेहूं है, गेहूं उसको अपने खाने के लिए चाहिए, तो मान लीजिए उसके पास 10 बीघा जमीन है,
उसने क्या किया, 10 बीघा में से 1 बीघा या 2 बीघा जमीन में उसने गेहूं बो दिया, और वो भी अपने परिवार की आवश्यकता के लिए। उसमें उसने क्या किया, ज़्यादा कुछ श्रम का उपयोग नहीं किया, ज़्यादा मशीनरी नहीं लगाई, और केवल उसने अपने घर के जो अपना पारिवारिक श्रम है उसके लिए, उसके हिसाब से उसने उसमें पैदा कर ली, जमीन में गेहूं पैदा कर लिया। और बाकी जो बची 9 बीघा जमीन या 8 बीघा जमीन, 9 बीघा जमीन में उसने क्या किया, मान लीजिए कि गेंदा की खेती कर ली, या मान लीजिए कि कोई और जैसे एलोवेरा की खेती कर ली, या ईख बो दिया। तो ये सब किस में आ जाएंगे बच्चों, ये कमर्शियल, या गुलाब की खेती कर ली। तो इस तरह की वो कृषि को कहते हैं वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। या फिर सरसों की खेती कर ली, सरसों को बेच दिया। अब हम बात कर रहे थे निर्वाह कृषि की बच्चों, आपको निर्वाह कृषि समझ में आया। निर्वाह कृषि के हो जाएंगे 2 टाइप, उसने कहा। एक तो होता है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में क्या करता है, किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से क्या करता है, खेती करता है। यानी साधारण औजार यूज कर रहा है, जमीन छोटी है, छोटे भूखंड पे, और श्रम ज्यादा यूज कर रहा है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। आप जानते हैं जिसकी मृदा उर्वर है, उपजाऊ है, और अच्छी जलवायु है, अधिक धूप लगती है, तो वहां पे 2 फसल भी हो सकती हैं। चावल क्या है, हमारी मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। यानी कि हमारे जैसे भारत देश में गहन निर्वाह कृषि भी होती है। यानी एक बार दो टाइप की दो फसल ले लेते हैं, छोटे भूखंड पे ले लेते हैं, और साधारण किसान साधारण औजारों से और अच्छे श्रम से, जैसे चावल है, चावल के लिए ज्यादा मशीनरी की जरूरत नहीं है, बस श्रम की जरूरत होती है, ठीक है, रोपण वोपण के लिए। तो इसलिए इस कृषि को किस में बोलेंगे बच्चों, गहन निर्वाह कृषि में, ठीक है। अगला है आदिम निर्वाह कृषि। इसमें स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। अब इनको भी देख लेते हैं। स्थानांतरी कृषि यानी कि हमने देखा कि अब तक कि निर्वाह कृषि जो होती है वो 2 टाइप की थी, ठीक है बच्चों। निर्वाह कृषि 2 टाइप की थी, एक हो गई आपकी गहन निर्वाह कृषि और एक हो गई आपकी आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है। तो गहन तो आपने देख ली, जैसे चावल की फसल हो रही है, यानी कम मशीनरी को यूज करना है, श्रम ज्यादा यूज करना है, श्रम ज्यादा और साधारण औजार, ठीक है, और 2 फसलें लेने की कोशिश करनी है। ये तो आ जाएंगे आपके किसमें बच्चों, गहन वाली में। बात करें आदिम की, तो इसमें इसमें क्या होगा, इसके 2 टाइप हो जाएंगे। एक हो जाएगा स्थानांतरणी कृषि और ये जाएगा चलवासी पशुचारण। इनको देख लेते हैं। अब स्थानांतरी कृषि क्या होती है कि जो अमेजन बेसिन है उसके सघन वन क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी जो भारत है, नॉर्थ ईस्ट जो भारत है, उसके भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। यानी कि जहाँ पे बच्चों भारी वर्षा हो रही है, यानी वर्षा जहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे, और जहाँ पे वन बहुत जल्दी उग जाते हैं, उस जगह पे कौन सी खेती की जाती है, स्थानांतरण। उसमें क्या होता है कि जो भारी वर्षा होती है तो वहाँ वनस्पति ज़्यादा उग जाती है, तो वनस्पति को काट के वहाँ पे खेत बना दिया जाता है और उस पर क्या करते हैं, फसल करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये जो फसल है, ये क्या होती है, ये जो जमीन है, ये क्या होती है, इसकी उर्वरता कम हो जाती है जमीन की धीरे धीरे। जब उर्वरता कम हो जाएगी तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं और फिर दूसरी जगह पे वन काट के वहाँ पे फसल करने लग जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह की खेती को किया जाता है स्थानांतरित खेती। इसमें जो क्या है, वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और तब राख को मृदा में मिलाया जाता है, और राख को मृदा में मिला देते हैं, उर्वरक हो जाती है। और मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसी स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं बच्चों, कर्तन और दहन यानी काटो और जलाओ की कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि समझ में आ गई आपको बच्चों। अब बात कर लेते हैं चलवासी पशुचारण। ये सहारा जो रेगिस्तान है उसके अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर में भी आपने पता ना, लद्दाख में क्या है, रेगिस्तान है ना, तो वहां पे ये प्रचलित है। कौन सी कृषि, चलवासी पशुचारण। इस प्रकार की जो कृषि है उसमें क्या करता है, जो चरवाहा होता है, पशुचारक, वो अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं। आपने भी देखा होगा ना, रेगिस्तान में राजस्थान की तरफ से ऊंट मारवाड़ी होते हैं, ऊंट लेके आ जाते हैं इधर, ठीक है, या अपनी भेड़ बकरी लेके आते हैं। तो वो जो इस तरह की जो कृषि है वो क्या कहलाती है बच्चों, चलवासी पशुचारण। जहां जहां फसल होगी वहां वो चले जाते हैं, फिर जब उनके यहाँ बारिश हो जाती है तब वो वापस आ जाते हैं। इस प्रकार की जो गतिविधि है वो जलवायु बाधाओं और भूभाग को प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध हो गया, मांस, ऊन, खाल आदि उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तो ये बात हुई बच्चों आपकी गहन खेती की, निर्वाह कृषि की। निर्वाह कृषि के 2 टाइप थे, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। और आदिम निर्वाह कृषि में 2 टाइप मिल गए आपको, एक हो गया आपका स्थानांतरी बच्चों और एक हो गया आपको
चलवासी पशुचारण। तो आपको यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अगली जो खेती है बच्चों वो है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक जो कृषि है उसमें फसल उत्पादन और पशुचालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक जो कृषि है उसमें जो फसल का जो उत्पादन है और जो पशुपालन है वो बाजार में विक्रय के लिए किया जाता है। मान लीजिए आप जो गेहूं है, आप गेहूं बो रहे हो, ठीक है, गेहूं बो रहे हो तो आपके पास 200 मन गेहूं हो गया, तो आपको लगता है कि 200 मन गेहूं आपका घर खा पाएगा? नहीं ना, आपको घर की रिक्वायरमेंट होगी 50-60 मन की। तो बाकी जो 150 मन गेहूं हुआ उसको तो आप बाजार में बेच दोगे ना। तो इस तरह की जो खेती होती है, या फिर सरसों की खेती हो गई, इस तरह की जो खेती है इसको कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। और पशुपालन है, घर में आपके मान लो 10 भैंस है, तो आप 10 भैंसों को थोड़े ना आप वो करोगे, क्योंकि भैंस का तो फिर बच्चा हो जाएगा। तो जो ज्यादा भैंस होंगे उनको आप बेच दोगे, या गाय को ज्यादा बेच दोगे। तो वो उस तरह का जो पशुपालन है ये वाणिज्यिक कृषि के अंदर आता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। सही बात है, पूंजी अधिक लगती है, मशीनरी भी ज्यादा लगती है इसमें। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। यानी इसमें भी 3 तरह की हो जाएगी। एक हो जाएगी वाणिज्यिक अनाज कृषि, एक हो जाएगी मिश्रित कृषि और एक होगी रोपण। अभी बात करेंगे तीनों की। देखो बच्चों, वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। सही बात है, वाणिज्यिक उद्देश्य से अपना कमर्शियल के लिए उगाई जाती हैं, कॉमर्स बेचने के लिए। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। यानी कहाँ पे वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है? यानी ज्यादातर अनाज, और वो भी बेचने के लिए कहाँ पे होता है? यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में, यूरोप में, ठीक है, आपके यूरोप में, और होगा आपका कहाँ पे? एशिया में। हमारे भारत देश भी आजकल देख रहे हो ना कितना अनाज का वो बेचता है, बाहर विदेशों को भेज रहा है ना अनाज। तो ये सब जो कृषि आती है ये वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंदर आती हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। ठीक है, अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जाती है। यहाँ पे ठंड अगर ज्यादा पड़ेगी तो एक ही फसल उगा पाओगे। अगली आती है बच्चों मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने, पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप में, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। कौन सी बच्चों? मिश्रित कृषि। इसका उपयोग जो होता है मिश्रित, यानी कि 2 यूज हो गए इसका, भोजन के लिए भी और चारे के लिए भी। इस तरह की कृषि कैसे जाएंगे? मिश्रित कृषि। जैसे गेहूं है, गेहूं का हम भोजन भी बना लेते हैं और चारा भी हो जाता है फसलों का। इस तरह के, जैसे मक्का है, ज्वार बाजरा है, ये सब ना। अगला है रोपण। रोपण की बात करें बच्चों तो रोपण जो है वो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। यहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है, इसमें वृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की, यानी बहुत ज्यादा श्रम चाहिए और पूंजी भी चाहिए रोपण में। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। जैसे ईख की खेती है बच्चों, गन्ने की, ये रोपण में आ जाएगा। चारे में भी बोल सकते हो लेकिन रोपण में ज्यादा ठीक है, क्योंकि रोपण में क्या होगा कि इसमें रोपण किया जाता है इसका, और इसका जो उत्पादन है उसका क्या होगा? इससे आपका गुड़ बनता है और उसका चीनी बनता है, काजू हो गया, रबड़ हो गया, केला हो गया, ये सब रोपण कृषि में आ जाएंगे। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की आवश्यकता होती है। तो इसमें परिवहन जाल भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होना चाहिए, तभी ये आपका अच्छा रहेगा, नहीं तो बेच ही नहीं पाएगा। रोपण कृषि के मुख्य जो क्षेत्र हैं वो विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में क्या है? चाय। चाय का रोपण होता है ना नॉर्थ ईस्ट में। अब बात करते हैं मुख्य फसलें। देख रहे हो बच्चों, चावल में बहुत ज्यादा श्रम लगता है। ऐसे एक एक चावल को पकड़ के दाने, उसको पौध लगाई जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या, चावल ज्यादातर देखो पश्चिम बंगाल में हो गया, बंगाल में बहुत होता है, आपका बिहार में, यूपी में भी कुछ कुछ क्षेत्र में ज्यादा नहीं होता, लेकिन पश्चिमी यूपी में बोल सकते हैं, सॉरी पूर्वी यूपी में, पश्चिमी यूपी में तो नहीं होता। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी करती हैं। जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। यानी ये पेय फसलें हो जाएंगी चाय, कहवा। रेशेदार फसलें कौन सी हैं? जूट और कपास। और गेहूं और चावल क्या है? खाद्य फसलें हैं। अब बात करते हैं फसलों की, तो सबसे पहले करेंगे चावल की। तो देखो बच्चों, चावल जो है ना वो विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। चावल पूरे वर्ल्ड में यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता चाहिए, नमी अच्छी चाहिए और वर्षा चाहिए, पानी बहुत अच्छा चाहिए। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद भारत आ गया, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं चावल की। देख रहे हो बच्चों आप,
बात कर लेते हैं गेहूं की। गेहूं के बर्धन काल में मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप चाहिए। इसका जो विकास है वो सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं जो है यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से बहुत ज्यादा उगाया जाता है। भारत में कब होता है बच्चों? शीत ऋतु में। अगला है मिलेट। मिलेट होते हैं मोटे अनाज, जैसे ज्वार बाजरा। ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जाती है। ये वाली मिलेट, ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे ज्वार बाजरा और रागी, ये हो जाएंगे भारत में उगाए जाते हैं। ज्वार बाजरा रागी आप जानते हैं ना। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर ये क्या है? इसके उत्पादक देश हैं। मक्का की बात करें, इसके लिए मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा और अधिक धूप चाहिए। मक्का के लिए धूप अच्छी चाहिए, वर्षा भी ठीक ठाक चाहिए और इसे सुअबाधित उपजाऊ मृदा चाहिए। मक्का जो है वो उत्तरी अमेरिका में, ब्राजील में, चीन में, रसिया में, कनाडा में, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। ये आप जानते हैं ना, मक्का कॉर्न जिससे बनाते हैं, कॉर्न, पॉपकॉर्न। कपास, देखो बच्चों, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की सी वर्षा चाहिए, ज्यादा वर्षा नहीं। वर्षा ज्यादा पड़ती है तो ये गिर जाता है, झड़ जाता है। 200 से 210 पाला रहित दिन चाहिए, तेज चमकीली धूप चाहिए, ये इसके लिए चाहिए होती है कपास की। ये काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। मिट्टी कौन सी चाहिए इसके लिए? काली और जलोढ़ मृदा। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र ये कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है। सही बात है। ये पढ़ लेते हैं। देखो रोचक तथ्य, कॉफी के पौधे की खोज किसने की? देखो बच्चों, कॉफी की जो खोज है उसके विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछलकूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चक्कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। यानी कि एक पौधा था, इसकी कॉफी की खोज ऐसे हुई कि जो कॉफी का पौधा था वो हरा पौधा था, उसको एक बकरी चलाने वाला था, उसकी बकरियां खा जाती थी। तो कॉफी का जो पौधा है वो आप जानते हैं कैफीन होता है। इसमें क्या होता है? कैफीन कॉफी में। और ये थोड़ा सा उत्तेजक टाइप का होता है, मतलब आपको ऐसे नींद आ रही हो, आप कॉफी पी लीजिए, नींद नहीं आएगी, मतलब एक एक्साइटमेंट टाइप का रहता है, वो प्रोवाइड कराता है कॉफी का। तो उसकी बकरियां इसको खा लेती थी, तो वो बकरी उछल कूद करती रहती थी, सोचल बीपी बढ़ जाता था एक तरह से उनका। तो उस आदमी को परेशान हो गया, तो उसने भी उन पौधों को खा के देखा, तो उसको भी अच्छा लगा। तब से उसने फिर इसकी खोज की कॉफी की। ऐसी कहानी है, ठीक है, कह नहीं सकते इसके बारे में सही है गलत जो भी है। बात करते हैं पटसन। इसको सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, पटसन को, ठीक है बच्चों। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और जो बांग्लादेश है वो पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं, भारत और बांग्लादेश। बात करते हैं कॉफी की। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। यानी कॉफी के लिए कैसी जलवायु चाहिए? गर्म चाहिए और थोड़ी सी आर्द्र जलवायु चाहिए और दोमट मृदा। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल सबसे अच्छे रहते हैं इसके लिए, ठीक है। ब्राजील जो है कॉफी का अग्रणी उत्पादक है, ब्राजील याद रखना आप। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। ब्राजील सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। चाय की बात कर लेते हैं बच्चों। चाय हमारे यहाँ कहाँ पे पाई जाती है? नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा उगती है, नॉर्थ ईस्ट में, असम बसम के बागानों में, ठीक है, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है। बागानों में उगाई जाने वाली एक फसल है पे फसल। इसकी जो कोमल पत्ती है उनकी वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर सम वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। देख रहे हो यहाँ पे ये पत्तियों को चुन रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा श्रम चाहिए इसके लिए। रोपण कृषि है। कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा के, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरक और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, ठीक है। हमारे यहाँ एक एक्ट है, आपने शायद पढ़ा हो, NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो मिशन है, जो एक्ट है, लॉ है, ये है शायद ये 2013 या 2014 में आया था। इससे क्या है कि हर घर को जो प्रोवाइड किया था, मतलब कोई भी घर को
भूखा नहीं रहेगा, मतलब उस सबको अनाज प्रोवाइड किया जाता है। जैसे बीपीएल का आपको पता हो, आपके यहाँ जो भी बीपीएल होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल वाले होते हैं उनको क्या होता है, कार्ड बन जाता है बीपीएल का, और उनको सरकार की तरफ से क्या मिलता है, गेहूँ, मोटा अनाज, ये सब दिया जाता है। ठीक है। कृषि का विकास जो होता है वो विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। सही बात है, जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर गहन कृषि की जाती है। जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक होती हैं। जोतों का मतलब होता है खेत, बड़े खेत होते हैं वो वाणिज्यिक कृषि के लिए अच्छे होते हैं। जैसे यूएसए में, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। यूएसए में देखिए आप, बड़े बड़े फार्म होते हैं 100-100 बीघा के। हमारे यहाँ तो 1-2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, इतना ही गेहूँ, इतना ही खेत होते हैं। लेकिन यूएसए में बड़े बड़े फार्मों में खेती होती है, और बड़ी बड़ी मशीनरों से। एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु दिनों में। ठीक है, देखो अगर हम यूएसए की बात करें बच्चों, तो यूएसए कैसा देश है, विकसित। विकसित का मतलब डेवलप्ड कंट्री। और वहीं हम भारत की बात करें तो भारत है विकासशील। ठीक है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत कैसा देश है, विकासशील, यानी यहाँ पे विकास अभी हो रहा है। और यूएसए प्योर डेवलप्ड है, यानी पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। क्या आप जानते हैं खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये देखो भारत का एक फार्म है, भारत की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो खेत कैसे जोत रहा है किसान, ट्रैक्टरों से। कैसे किसान है, देखो खेती जोत रहे हैं, जमीन भी ऐसे ही है। ठीक है, कपड़े भी नहीं है इनमें पहनने के लिए। इस तरह का एक भारत का किसान के बारे में बात। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस छोटे गांव का छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। इसका आवास मुख्य गांव में है। अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। ठीक है, बीज खरीद के लाता है। भूमि उर्वर है, मतलब उपजाऊ है। वर्ष में कम से कम 2 फसलें बोता है, गेहूं की या चावल की या दाल है। किसान अपने मित्र और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में क्या लेता है, सलाह लेता है। वो अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यदि भी उसके मित्र अभी भी बैल से खेत जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, यानी ट्यूबवेल है, जिससे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस हैं, कुछ मुर्गी हैं। निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेच रहा है वो, वहाँ का वह एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे का प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपाय और कृषि कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्यों की सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्म और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। इसको बोलते हैं आप क्रेडिट। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड होता है आजकल किसानों के पास में, जिससे वो क्या करते हैं, किसी भी सरकारी बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, या सहकारी समिति से। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में या मंडी में बेच रहा है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। लेकिन जैसे होता है ना कि कुछ कुछ किसानों के पास क्या भंडारण की सुविधा नहीं है, वो स्टोर नहीं कर सकते अपने घर में, तो उनको जो भी उनका जो उत्पाद होता है, गेहूं या सरसों या जो भी है, तो जो भी रेट मिलती है उसमें वो बेच देता है। हाल के ही वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अभी आप देखोगे तो सरकार क्या है, भंडारण के लिए भी कदम उठा रही है, मतलब स्टोरेज के। अब बात कर रहे हैं हम यूएसए का एक फार्म। अब हम यूएसए का फार्म देखते हैं। ठीक है, देखो आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े फार्म है एक ही। ठीक है, यहाँ देखो फार्म का आकार कितना है, 250 हेक्टेयर। यानी यूएसए का एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बड़ा होता है। यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है, फार्म हाउस। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित आयोवा राज्य के किसान जो हुरन है, उसका 300 हेक्टेयर भूमि है। देख लो 300 हेक्टेयर। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो जाता है कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो पीड़क हैं उन पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है और कि उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। यानी कि वो अपने क्या है कि खेती की जो मृदा है उसको भी क्या भेज देता है प्रयोगशाला में कि भाई अपने अच्छे हैं कि नहीं। और उसका कंप्यूटर भी उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर भी देता रहता है। देख रहे हो, मतलब गैया गाय वाय आ गई उसके खेत में चरने, तो उसको कंप्यूटर से पता चल जाएगा कि हाँ नुकसान हो रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ तो बस जाओ देख के आओ खेतों पर, ये सब तो टेक्नोलॉजी है। यूएस एक डेवलप कंट्री है, इसलिए दिक्कत है। हमारे यहाँ खेती की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा।
और किसान की कंडीशन तो आप अपने देश में जानते ही हैं, क्या कंडीशन है आजकल किसान की। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। यहाँ पे देख रहे हो कीटनाशक यानी कि दवाई का छिड़काव कैसे हो रहा है हवाई जहाजों से, और अपने यहाँ मशीन लेके हाथ से चला चला के दवाई का छिड़काव होता है। अपने आप यहाँ ये कह सकते हो कि हमारे यहाँ किसान जो है ना शरीर से बहुत मेहनत करता है, लेबर बहुत ज़्यादा है किसान का, और किसान की मेहनत के हिसाब से उसको उपज का पैसा नहीं मिल पाता, ये दिक्कत तो है। यूएसए में क्या है, शरीर से काम कम है और मशीनों से काम ज़्यादा है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीन, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विभिन्न क्रियाओं में करता है। अनाज जो है वह स्वचालित अन्न भंडार में क्या किए जाते हैं, संचित किए जाते हैं, अथवा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, ना कि एक खेती और किसान की तरह। सही बात है, वहाँ पे किसान भी एक तरह से मतलब बिजनेसमैन की तरह काम करता है। अपने यहाँ किसान जो है वो एक तरह से बस गरीब कंडीशन में काम करता है। तो उद्यान कृषि का फल और सब्जी को उगाना, सुनहरा रेशम क्या है आपका, पटसन हो गया, कॉफी का उत्पादक ब्राजील है। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, सब मैंने अच्छे से आपको डिटेल में बता ही दिए हैं। तो ये अपना चैप्टर हो जाता है बच्चों, देखो फिनिश। अब अपना चैप्टर होगा अगला उद्योग, इसमें इंटरेस्टिंग होगा, ये पढ़ेंगे और मानव संसाधन ये इंटरेस्टिंग होगा। अब 2 चैप्टर बचे हैं, ये जल्दी से खत्म करेंगे, तब फिर आप अपन क्लास 9th ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।